नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आजादी के बाद भी देश में नजरअंदाज किए गए इतिहास के अहम पक्ष। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की 4 प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें। हावड़ा ब्रिज के इंटरएक्टिव लाइट एंड साउंड शो का किया शुभारंभ। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हुए शामिल। नागरिकता संशोधन कानून पर विपक्ष के झूठ ने फैलाई देश में अराजकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आरोप, कहा केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं होने के चलते किया जा रहा है झूठ का सहारा। सीएए में भारतीय नागरिकों की नागरिकता के खिलाफ नहीं है कोई प्रावधान। सरकार का आदेश हो तो पीओके को कराएंगे मुक्त। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का बयान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और मिलिट्री अफेयर्स विभाग की स्थापना की रक्षा एकीकरण की दिशा में बताया महत्वपूर्ण कदम। शिक्षा प्रणाली से परिलक्षित हो भारत के सांस्कृतिक मूल्य, इतिहास और विरासत। तिरुचिरापल्ली के श्रीमद अंदावन कला और विज्ञान महाविद्यालय के 21वें स्नातक समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का संबोधन। नदियों के संरक्षण और कायाकल्प की अपील। और खेलो इंडिया में 27 पदकों के साथ पहले स्थान पर महाराष्ट्र। मिले 7 स्वर्ण, 8 रजत और 12 कांस्य पदक। उत्तर प्रदेश ने 6 स्वर्ण समेत कुल 12 पदकों के साथ दूसरे पायदान पर बनाई जगह। पदक तालिका में तीसरे स्थान पर दिल्ली। और खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता दौरे से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आज जीर्णोद्धार वाली 4 ऐतिहासिक इमारतें राष्ट्र को समर्पित की। इन इमारतों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बिल्वेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इन 4 ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार किया है। इस प्रक्रिया में इन इमारतों के ऐतिहासिक स्वरूप को ज्यों का त्यों बनाए रखा गया है। प्रधानमंत्री के निर्देशन में संस्कृति मंत्रालय देश के विभिन्न मेट्रो शहरों में प्रतिष्ठित इमारतों के आसपास सांस्कृतिक स्थलों का विकास कर रहा है। कोलकाता में प्रधानमंत्री ने अर्धनारीश्वर कलाकृति का अनावरण भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी देश का जो इतिहास लिखा गया, उसमें इतिहास के कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी देश का जो इतिहास लिखा गया, उसमें इतिहास के कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, गुरुदेव टैगोर ने 1903 के अपने एक लेख में जो लिखा था, मैं इसका जिक्र आज बंगाल की इस पवित्र धरती पे जरूर करना चाहूंगा। गुरुदेव ने लिखा था, भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते और याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए,
पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहा। यह भारत का इतिहास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गुरुदेव की बात सिर्फ पढ़ रहा हूं। इस इतिहास में इस बात तो वर्णन ही नहीं है कि तब भारत के नागरिक, भारत के लोग क्या कर रहे थे। क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था? साथियों, गुरुदेव ने अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया था, आंधी और तूफान का। उन्होंने लिखा था, और टैगोर लिखते हैं, चाहे जितना भी तूफान आए, उससे भी ज्यादा अहम होता है कि संकट के समय, उस समय में वहां के लोगों ने उस तूफान का सामना कैसे किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की परंपरा और पर्यटन भारतीयों के पहचान से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को नए रंग रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है, ताकि भारत सबसे बड़ा हेरिटेज टूरिज्म बनकर उभरे। इससे रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। परंपरा और पर्यटन, ये दो ऐसे विषय हैं जिनका हमारी हेरिटेज से और हमारे इमोशंस से, हमारी पहचान से सीधा कनेक्ट है। केंद्र सरकार का ये प्रयास है कि भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य को दुनिया के सामने नए रंग रूप में रखें, ताकि भारत दुनिया में हेरिटेज टूरिज्म का बड़ा सेंटर बनकर के उभरे। हेरिटेज टूरिज्म का पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल होगा। इससे पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में रोजगार के अनेक अवसर भी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने हावड़ा ब्रिज के इंटरैक्टिव लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के 150वें साल पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात दौरे पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। गृह मंत्री ने गांधीनगर में विश्वास और साइबर आश्वस्त परियोजना का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का मकसद कानून और व्यवस्था प्रबंधन में सुधार करना है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा तकनीक के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के जरिए अपराधों को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून पर झूठ फैला रहा है और इस कानून का मकसद लोगों को नागरिकता देना है, न कि नागरिकता छीनना। गृहमंत्री ने आरोप लगाया है कि संशोधित नागरिकता कानून पर विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठ ने देश में अराजकता फैला दी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो लोगों के घर घर जाकर उन्हें नए कानून के प्रावधानों के बारे में समझाएं। गुजरात पुलिस की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए आयोजित समारोह में अमित शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सीएए के बारे में झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन भवन पर स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाले 11 रेलवे स्टेशनों की विभिन्न यात्री सुविधाओं का लोकार्पण भी किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि संगीत हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है, जिसमें लोगों के दिलों को जोड़ने और एकजुट रखने की क्षमता है। तमिलनाडु के तंजावुर में 173वें त्यागराज आराधना महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर महान संगीतकार और संत त्यागराज को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति ने भारतीय सांस्कृतिक और विरासत में उनके अमूल्य योगदान को याद किया। राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को तंजावुर में 173वें त्यागराज आराधना महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संत त्यागराज 18वीं शताब्दी के महान संगीतकारों में से थे, जिनके गीतों में जीवन के नैतिक और दार्शनिक सत्य की झलक दिखती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत का आधार है। इसमें लोगों को एकजुट करने और दिलों को जोड़ने की क्षमता है। And there are people who are experts and who unites people. Tyaga Brahma is one such example. Born in a Telugu family, brought up in here in Tiruvayur, and promoted Karnataka music. 3 in 1. Promote your mother tongue and also promote your arts, promote your culture. For any civilization, music, art, painting is very, very important, because music really brings you happiness. उपराष्ट्रपति ने स्कूलों और शैक्षिक संस्थानों से छात्रों को समृद्ध भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ने पर जोर दिया, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भारतीय विरासत की जानकारी मिल सके। We must protect this ancient culture and immortal humanitarian values that are our legacy. The most effective way to ensure this is to take the treasure of our culture to future generations. They must know of the stalwarts like Saint Tyagaraja and must be proud of their glorious cultural inheritance. They must draw inspiration from its brilliance and unite to chart a path forward for the nation. Our schools and education institutions must strive to sensitize the children to the diverse elements of our culture. From the reading the Jataka tales of experiencing the architectural marvels of ancient India, they must be encouraged to explore the various fascinating facets of our culture. प्रसिद्ध संगीतज्ञ और संत त्यागराज का जन्म मई 1767 में तंजावुर जिले के तिरुवरूर में हुआ था। वो कर्नाटक संगीत के महान जानकार और भक्ति मार्ग के कवि थे। इन्होंने भगवान राम की आराधना में भक्ति गीत लिखे थे। उनकी याद में हर साल तिरुवरूर में त्यागराज आराधना महोत्सव का आयोजन किया जाता है। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विकृत किए बिना शिक्षा प्रणाली का भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित श्रीमद अंदावन कला और विज्ञान महाविद्यालय के 21वें स्नातक समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को भारत के सांस्कृतिक मूल्यों, इतिहास और विरासत को परिलक्षित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से अपने कौशल को उन्नत करके और अपने ज्ञान को बढ़ाकर 21वीं सदी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि छात्रों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शिक्षा प्रणाली के सुधार बेहद जरूरी है। कौशल भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन कार्यक्रमों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा और उद्यमशीलता कौशल दिखाने के लिए कई मौके दिए हैं। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में देश के ऊर्जावान,
नवोन्मेषी और उद्यमशील युवाओं को प्रमुख भूमिका निभानी होगी। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को पर्यावरण की चुनौतियों पर भी ध्यान देने को कहा। India, its civilization, its values, the contribution of the leaders must be part of the education system. I have already suggested it to the HRD minister. And now you have Kasturi Rangan committee, educationalists, important people. They should all apply their mind and then join this movement of having a meaningful, useful educational curriculum which will consist of our history, our culture and heritage. Similarly, students also must be involved in gardening and tree planting activities. For the past few decades, we have been seeing the adverse impact of global warming and climate change. We have tinkered with nature for too long, and now we are experiencing the impact of nature's fury. इससे पहले श्रीमद अंदावन कॉलेज के रास्ते में कावेरी नदी की भव्यता देखने के लिए उपराष्ट्रपति अपनी कार से उतरे। उन्होंने सभी नदियों की रक्षा और कायाकल्प के लिए सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि नदियां मानव सभ्यता की जीवन रेखा हैं। Water is life. Rivers are our life. Unfortunately, because of neglect, the rivers are all drying and dying. The time has come now that we should all think in terms of regenerating the rivers, connecting all the rivers of the country so that there is no water problem in future. Recently, Sadhguru Vasudevji has taken a campaign for regeneration of these rivers because water is very important. सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारतीय सेना के रुख और तैयारियों समेत आज कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेतृत्व जब कहेगा तब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर सेना कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई की तैयारियों पर भी स्थिति साफ की। अगर सरकार का आदेश हो तो कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है उसे भारतीय सेना मुक्त करा लेगी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीओके से जुड़े सवाल पर ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर सेना को 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलेंगे क्योंकि यहाँ इनकी ज्यादा जरूरत है। पीओके से जुड़े सवाल पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय संसद ने 22 फरवरी 1994 को ही कश्मीर का कब्जे वाला हिस्सा वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया था और सेना को जब भी आदेश मिलेगा वो कार्रवाई को तैयार है। पीओके का सवाल है, बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेना प्रमुख ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की हालिया नियुक्ति को भी बेहद जरूरी और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे सेना के ऑपरेशन के वक्त तेजी लाने में सहूलियत होती है। उन्होंने सेना के तीनों अंगों को मिलाकर हाल में बनाए गए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के अनुभव को भी काफी सफल बताया। The formation of the CDS and the creation of a Department of Military Affairs is a very big step towards integration. And we on our part will make sure that this is a success. Integration will also be within the army, and the integrated battle groups are just one example of that. चीन और पाकिस्तान से एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ाई की तैयारी के बारे में सेना प्रमुख ने कहा
कि इसके लिए भी रणनीति तैयार रहती है। Conscious of the fact that we have threats both from our western and northern side, in case of a simultaneous threat from both directions, there would always be a primary front and a secondary front. Wherever the primary front is, the bulk of our forces and resources will be concentrated to deal with that threat. What we call the DTFs, the dual task formations. These are formations which are ready to move from the west to the east or from the east to the west. सेना प्रमुख ने कहा कि सेना में अफसरों की कमी भले हो, लेकिन गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सेना गुणवत्ता पर ध्यान देगी, न कि संख्या पर, फिर चाहे वो सेना के लिए उपकरण खरीदना हो या फिर सेना में जवानों की भर्ती करना। सेना प्रमुख ने बताया कि 6 जनवरी से 100 महिला जवानों के पहले बैच का प्रशिक्षण भी शुरू कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने कहा कि चीन के साथ लगने वाली सीमा पर सेना पूरी तरह सतर्क है और सभी गतिविधियों पर निगाह रखी जाती है। हालांकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर अगर कोई भी तनाव होता है तो उसे निचले स्तर पर ही सुलझाया जा सकता है और ये व्यवस्था वुहान और महाबलीपुरम में जो हुई समिट उसके बाद तय किया गया है। लेकिन साथ साथ चीन के साथ हॉटलाइन की स्थापना भी जल्द हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की स्थापना बहुत जल्दी हो सकती है और साथ ही CDS को लेकर जो स्थापना की गई है वो निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दिल्ली में राज ठाकुर के साथ पंचानंद मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राजधानी में चल रहा विश्व पुस्तक मेला अब समापन पर है। कल मेले का आखिरी दिन है। राजधानी के प्रगति मैदान में 4 जनवरी से चल रहा ये पुस्तक प्रेमियों का कुंभ माना जाता है। राज्यसभा टीवी पर हम दिखा रहे हैं कहानी एक किताब की। आज की किताब है प्राकृतिक जल संसाधनों के पारंपरिक संचय और उनकी वर्तमान दशा को दर्ज करती किताब दफन होते दरिया। हाल के वर्षों में पानी को लेकर चिंताएं गंभीर होती जा रही हैं। यानी जो प्राकृतिक जल संचयन का जो हमारा पारंपरिक ज्ञान था और जो पारंपरिक हमारा चलन था वो धीरे धीरे इस तरह कम हुआ है या ख़त्म हुआ है कि उसमें कई तालाब और नदियां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। और विश्व पुस्तक मेले में इसी विषय पर हमें एक किताब हाथ लगी है जिसका नाम है दफन होते दरिया। इसमें करीब 8 महानगरों के और उनके आसपास के तालाबों की खोज खबर ली गई है और इसमें बहुत ही तथ्यपरक ढंग से शासकीय आंकड़ों और विवरणों के आधार पर ये अध्ययन किया गया है कि ये जो तालाब हैं या जो बावड़ियाँ हैं ये किस तरह के संकट का सामना कर रही हैं। और हमारे साथ इस किताब के जो लेखक हैं पंकज चतुर्वेदी, संयोग से वो हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये जो पानी के संकट पर ये जो किताब है, एक सबसे पहले हमको बताइए कि इस किताब का नाम आपने रख दिया दफन होते दरिया, जबकि शायद ये तालाबों के बारे में है। ये हाँ, मैंने जानबूझ करके रखा क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो एक तालाब है वो भी अपने आप में एक दरिया है। वो जरिया है पानी का। जो हमारा पारंपरिक तरीका था, नदी का पानी न तो पीने के लिए था न घर के काम के लिए था। नदी बहने के लिए थी। नदी आपकी धरती को संतुष्ट करे, तृप्त करे, नम रखे। जो आपके मोहल्ले में तालाब, गांव में, पूर्वे में जो तालाब है उसका इस्तेमाल आप अपने दूसरे निस्तार के काम के लिए करें और अपने घर के दरवाजे में जो कुआं है उसका इस्तेमाल आप पीने के लिए करें। सिस्टम पूरा बदल गया। लोगों की जो लिप्सा बढ़ी ज़मीन को लेकर, तो उन्होंने तालाबों को पाट दिया। नदियों को सोचा कि हम अपने घरों में पाइप के जरिए ले आएं और उसी चक्कर में उन्होंने अपने घर के कुओं को भी ख़त्म कर दिया। मेरा इसमें यही सोच था कि एक तालाब एक गांव के लिए, एक समाज के लिए अपनी दरिया थी
जिसको उसे सहेजना था और संवारना था, इसलिए मैंने इसको इस नाम से रखा। हमको बताइए कि इस किताब का जो पाठक है जब इसे पढ़ लेगा तो वो क्या क्या चीज़ें जान पाएगा। इस किताब को पढ़ने के बाद में मुझे पूरा भरोसा है कि जो पाठक है वो एक बार सोचेगा कि काश मैं अपने बगल के तालाब को बचा पाऊँ। और ये एक अच्छी खबर है कि इस किताब को पढ़ने के बाद में बहुत सारे लोग प्रेरित भी हुए। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से कई लोग खबर करते हैं कि उन्होंने अपने तालाबों को बचाने के लिए कुछ स्तर पर काम किया। राजस्थान सरकार ने झील विकास प्राधिकरण बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार भी तालाब संरक्षण प्राधिकरण बनाने की घोषणा कर रही है, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कुछ काम हो रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोगों को हम अपनी जल निधि के बारे में जागरूक कर सकते हैं कि साहब आपको अपना पानी खुद उगाना है, सरकार के बदौलत बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इस किताब के बारे में हमें इनलाइटन करने के लिए, बताने के लिए। और ये बात सच है कि जब तक हम जानेंगे नहीं कि जो हमारी पारंपरिक जल निधियाँ थीं वो कैसे काम करती थीं और उनका कितना स्वर्णिम अतीत था, तब तक हम अपने भविष्य के बारे में, भविष्य में जल संचय के बारे में कोई योजना नहीं बना सकते। और किताबें आपके लिए यही काम करती हैं। दफन होते दरिया ज़रूर ख़रीदिए, विश्व पुस्तक मेले में आइए तो इस किताब को पढ़िए और अपनी जल निधियों के प्रति संवेदनशील बनिए। गुवाहाटी में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में महाराष्ट्र 27 पदकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र ने प्रतियोगिता में अब तक 7 स्वर्ण पदक, 8 रजत और 12 कांस्य पदक जीत लिए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है जिसे 6 स्वर्ण समेत कुल 12 पदक मिले हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।